हेलो बच्चों। तो इस चैप्टर का नाम है मोर अबाउट प्लांट्स। अब इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं, ये पूरे चैप्टर में आप जानेंगे कि प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स का जो सीड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी होती हैं। सीड डिस्पर्सल की अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की कौन कौन सी प्रकार हैं वो, और एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेजेस में आप जानेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ। इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आप इसके बारे में पढ़ें तो सबसे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, अपने जैसे ही दूसरे और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। जैसा ये होगा वैसे ही ये सब भी होंगे। जैसे कैट के जो बच्चे होंगे वो भी आगे जाके कैट ही बनने वाले हैं, ठीक है। डॉग के जो बच्चे होंगे वो आगे जाके डॉग ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है मतलब कि वो अपने जैसे ही दूसरे और ऑर्गेनिज्म बनाता है, दुनिया में लेके आता है। इनसे क्या होता है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसीलिए अपने आसपास में आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, अलग अलग तरह के पेड़ देखे होंगे। तो ये पेड़ क्यों बढ़ते जाते हैं, कहीं पे एक होता है तो वहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि पेड़ भी मतलब प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों आगे हम देखने वाले हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स होते हैं, जिनकी जिनके फ्रूट में, जिनके बॉडी में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे टोमेटो होता है, फिर कुकुम्बर है, ऑरेंज है, इनके सीड्स आप आसानी से देख सकते हैं। जबकि पोटैटो और कैरेट के सीड्स आपको नहीं दिखते। तो ये सीड्स अलग तरीके से इनके बॉडी में होते हैं। पोटैटो सीड प्लांट छोटा सा होता है, वैसे कैरेट भी होता है। तो कैरेट के बारे में और पोटैटो के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। प्लांट दो प्रकार के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर दिखते हैं आपको। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर नहीं होते। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स में से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड्स में से ही पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं। और प्लांट्स बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो आगे जाके नया प्लांट बन जाता है उसमें से। मतलब सारे सीड्स में से सारे प्लांट बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सीड्स क्या होते हैं, बेकार भी हो जाते हैं। कुछ सीड्स आगे जाके प्लांट नहीं बन पाते। जैसे सोयाबीन की सीड्स हैं, पी सीड्स हैं, कॉर्न सीड्स हैं, ये अलग अलग तरह के सीड्स हैं यहाँ पे। अब इनमें से कुछ सीड्स होंगे जो आगे जाके नया प्लांट बन जाएगा। तो क्या ये सारे सीड्स एक जैसे लगते हैं? जी नहीं। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट सीड्स होंगे, जिनका शेप, जिनका साइज, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किडनी बीन सीड के स्ट्रक्चर की। किडनी बीन का जो सीड है उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1, जिसमें आपको बताया है कि किडनी बीन सीड्स को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप किडनी बीन सीड को बीच में से अपने हाथों से ही उसको काटने जाएंगे, उसको अलग करने जाएंगे, तो ये बहुत हार्ड होगा। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम एक गीले कॉटन के कपड़े में उसको लपेट देते हैं, और इसी कपड़े को हम एक छोटी सी डिश में जिसमें पानी भरा हो उसमें रख देते हैं एक दिन के लिए। अगले दिन आप देखेंगे ये सीड्स जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये पानी सीड में गया कहाँ से? इसी सीड के अंदर एक छोटा सा होल था जिसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। और उसी होल के नीचे एक स्कार होता है, मतलब एक मार्क होता है, जहां पे सीड फूड के साथ अटैच्ड होता है। अब अगर आप सीड की आउटर कवरिंग निकालेंगे तो जो हार्ड कवरिंग है सीड कोट, उसको आप बाहर निकालेंगे। और ये हार्ड कोट जो है सीड कोट, वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और किडनी सीड में
दो सीड लीव्स होती है जिनको हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोटिलेडॉन्स। और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो कोटिलेडॉन्स फूड को स्टोर करते हैं और दोनों कोटिलेडॉन्स के बीच में बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है बेबी रूट और दूसरा है बेबी शूट। तो बेबी रूट जो है वो आगे जाके जब ग्रो करेगा तो सॉइल में नीचे की तरफ जाएगा और वहीं से आपको रूट्स मिलेंगे इस नए प्लांट के। बेबी शूट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और वहीं से आपको स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स जर्मिनेट कैसे करते हैं? जर्मिनेट करने का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें सीड में से एक बेबी प्लांट बन जाता है, या फिर आप बात कहें कि सीड में से एक सीडलिंग बन जाता है। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, इसको पानी चाहिए, एयर चाहिए और वार्मथ चाहिए। वार्मथ का मतलब होता है थोड़ी गर्मी, थोड़ा टेम्परेचर चाहिए उसको। सो germination is the process by which a baby plant or seedling grows from a seed in the presence of water, air and warmth। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है जिसमें 18 सीड्स हैं किडनी बीन्स के, और 18 सीड्स हैं तो उसमें 3 जार्स में रखे गए हैं। हर जार में 6-6 किडनी सीड बीन्स रखे गए हैं। अब अगर इसमें आप इन तीनों जार को इस तरह से रखें ताकि एक में आप पानी दें, एक में आप पानी ना दें, एक में ऑक्सीजन अलाउ करें, एक में ना अलाउ करें, ठीक है, एक को टेम्परेचर मिले, एक को टेम्परेचर ना मिले, तो जिस जार में तीनों चीजें मिली होंगी, जिस जार में वाटर मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा और टेम्परेचर अगर होगा, तभी वहां पे एक सीडलिंग बन पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि तीन चीजें होनी ही चाहिए। एक तो वाटर, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा सूटेबल टेम्परेचर। ये तीन कंडीशंस बहुत जरूरी हैं जिनकी वजह से जर्मिनेशन होता है। फिर अब आगे बात करते हैं, सीड के जर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जो बेबी रूट होता है वो हम जानते हैं कि सॉइल में नीचे की तरफ जाता है और वहीं से रूट बनते हैं। फिर बेबी शूट जो होता है वो सॉइल के ऊपर की तरफ जाता है और आगे जाके वो स्टेम, लीव्स ये सब बनाता है। मतलब हमने देखा कि सीड्स को जरूरत है एयर की, वाटर और प्रॉपर टेम्परेचर की ताकि वो जर्मिनेट हो सके। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग होगी ना, मान लो कि खाली वाटर नहीं दिया तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। मान लो कि वाटर और टेम्परेचर तो है लेकिन एयर नहीं दिया तो भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब तीनों तीन होना ही चाहिए, कोई अगर एक नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अब क्या एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या सारे सीड्स जर्मिनेट करेंगे? नहीं। कुछ सीड्स होते हैं जो हेल्दी नहीं होते इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते। कुछ सीड्स बेचारे हेल्दी होते हैं लेकिन उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, उनको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ऑक्सीजन ये सब नहीं मिल पाता होगा। और कुछ सीड्स होते होंगे जिनको सब मिलता होगा लेकिन फिर भी उनको हवा, रेन, हीट ये सब वहां से हटा के ले जाती होगी। हीट होगी उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती होगी, या फिर कुछ सीड्स को कुछ एनिमल्स खा जाते होंगे। तो इस तरह से कुछ सीड्स बेचारे आगे जाके प्लांट नहीं बन पाते। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्जल की। देखो, डिस्पर्जल का मतलब होता है बिखरना। जैसे क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, और वो एक कोने में बैठे हुए हैं और जैसे ही टीचर आते हैं वैसे ही वो सब के सब अपनी जगह पे फटाफट बैठ जाते हैं। मतलब बिखर जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीड डिस्पर्सल में भी होता है। अगर सीड्स को अच्छे से जिंदा रहना है तो उनको सनलाइट, एयर और वाटर तो चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? जब किसी भी दो सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सही रहे। किसी भी दो सीड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि सनलाइट आ सके, एयर आ सके, जितना पानी चाहिए उसको पानी मिल सके। इसीलिए उनको स्कैटर होना पड़ेगा एक दूसरे से। सो इसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। मतलब वो प्रोसेस जिसमें सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर
अलग जगह पे बिखर जाते हैं, उसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पे दो पॉट हैं, पॉट ए और पॉट पॉट 1 और पॉट 2। देखो, पॉट 1 के अंदर बहुत सारे सीड्स एक साथ रखे हुए हैं, 50 से 60 किडनी बीन सीड्स को पॉट 1 में डाला है, और पॉट 2 में करीब 5 या 6 सीड्स ही डाले हैं। तो आप देखिए, पॉट 1 के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो इन सबको प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर ठीक से मिल नहीं पाएगा। जबकि पॉट 2 में सबके पास में गैप है, सबके बीच में गैप है, आराम से सनलाइट ले पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे और वाटर भी मिल पाएगा। तो पॉट 2 के अंदर सीड्स आराम से ग्रो कर पाएंगे, मतलब उनमें जर्मिनेशन होगा ही होगा। जबकि पॉट 1 में हर दो सीड्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, वहाँ पे एयर, वाटर और सनलाइट के लिए भी बहुत कंपटीशन होगा, तो ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब सीड डिस्पर्सल अलग अलग तरीके से होता है, जैसे विंड, वाटर और एनिमल्स की वजह से होता है। इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्लोड करते हैं, मतलब जो अपने सीड्स को एक्सप्लोजन के जरिए दूर दूर तक फेंक देते हैं। मतलब उसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, फटाका नहीं फूटता, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनके फ्रूट्स एकदम से खुल जाते हैं, और खुलने के साथ ही बहुत सारे सीड्स उसमें से फास्ट मूव करके बाहर निकल जाते हैं। तो सीड का जो साइज है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, जिससे पता चलेगा कि हाँ, सीड कहाँ तक डिस्पर्स होगा। अगर बड़ा सीड है, भारी सीड है, तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, और अगर बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, तो काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सीड डिस्पर्सल की मेथड्स हैं। पहली मेथड है डिस्पर्सल बाय विंड, मतलब हवा की वजह से सीड्स कैसे अलग अलग जगह पे जा पाते हैं। देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मेपल, कॉटन और डेंडेलियन, इनके सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं, तो इनको आसानी से हवा उड़ा के ले जा सकती है। जैसे कॉटन और डेंडेलियन के सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही पतले, और इनके आसपास में एक बाल की तरह स्ट्रक्चर चारों तरफ होता है, जिनकी वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक प्लांट के सीड्स, और जकरैंडा है और मेपल है। इन सीड्स के विंग्स होते हैं। विंग्स का मतलब ये पक्षियों की तरह पंख नहीं होते, ऐसा नहीं। विंग्स का मतलब कि इन सीड्स के बॉडी के साथ साथ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पतले पतले जुड़े होते हैं जो उनको हवा में तैरने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, डेंडेलियन सीड्स, मेपल सीड्स और जकरांडा सीड्स, इनके बॉडी के आसपास में इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो इनको हवा में उड़ने देते हैं। जिनको हवा उड़ा के ले जाए तो ये जल्दी नीचे गिरेंगे नहीं। जैसे मेपल के जो सीड्स हैं वो हवा में स्पिन करते रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर की तरह, और कुछ सीड्स आसानी से, इस तरह के सीड्स आसानी से हवा के साथ दूर तक जा सकते हैं। अब वो सीड्स जो दूर तक जाते हैं उनके पास में विंग्स या फिर हेयर होते हैं, ये तो आपने नोटिस कर लिया होगा। वो सीड्स जो हवा की वजह से दूर तक जा सकते हैं, उन सीड्स के आसपास में विंग्स या हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके वजह से जब ये नीचे जमीन पे गिरते हैं तो बहुत धीमे धीमे गिरते हैं, और हवा उन्हें काफी दूर तक ले जाती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पेरेंट प्लांट से काफी दूर। अब आपके यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4, जिसमें आपको खुद का एक एयर डिस्पर्जल पेपर हेलीकॉप्टर बनाना है। तो एयर डिस्पर्जल पेपर हेलीकॉप्टर कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखिए, आप ये डायग्राम्स देख के समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है, और इसके ऊपर यूट्यूब पे जो वीडियो है वो भी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जल बाय वाटर। तो पानी कैसे सीड्स को बहा के ले जाता है। देखो, अब कैसे सीड्स होंगे जो पानी से बह जाएंगे, वो प्लांट जो पानी के आसपास में पैदा होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, उन्हीं के सीड्स हैं जो जिनको पानी बहा के ले जाएगा। अब इनके सीड्स काफ़ी हल्के होंगे और वो पानी पे तैर सकते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कोकोनट है, तो कोकोनट खुद एक सीड भी है और वो खुद एक फ्रूट भी है।
तो कोकोनट के अंदर हवा भरी होती है उसके फाइबर्स के बीच में। आपने देखा होगा कोकोनट, उसके अंदर होल जैसा होता है और उसमें हवा भर सकती है, जिसके वजह से वो पानी के ऊपर तैर सकता है और अपने पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर तक जा सकता है। और बहता हुआ पानी सीड्स को काफ़ी दूर तक ले जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं? काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने साथ जाने अनजाने उन सीड्स को दूर तक ले जाते हैं। जैसे हमारी बात कर लो, हम अगर कोई भी फ्रूट खाते हैं, जैसे लीची है, पीच है, पपैया है, ऑरेंज है, या फिर कोई भी फ्रूट हम जब खाते हैं तो उसके सीड्स को हम फेंक देते हैं। अब वो सीड्स ग्राउंड पे गिरेंगे और हो सकता है कि ग्राउंड पे गिरने के बाद उनको कंडीशंस ऐसी मिले कि वहाँ से वो जर्मिनेट कर पाएँ। तो इस तरह से हमने भी हेल्प कर दिया सीड को डिस्पर्स करने में। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट्स को तो खा लेते हैं, लेकिन उनके सीड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब ये सीड्स जिनको उन्होंने डाइजेस्ट नहीं किया, वो अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रूपिंग्स। एनिमल्स जो टॉयलेट करते हैं, जो एनिमल्स अपने बॉडी में से सीड्स को बाहर निकालते हैं, उनको आप बोलते हैं ड्रूपिंग्स। इस फॉर्म में बाहर निकलता है। अब इसके बाद जहाँ पे भी ये गिरे होंगे, जिस जगह पे ये गिरे होंगे, वहाँ पे फिर धीमे धीमे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसी जगह पे जो उनके पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर है। तो कई बार ये फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स बहुत ही ब्राइट होते हैं कलर में और टेस्टी भी होते हैं, तो इनको देख के एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, चाहते हैं कि उसको खा लें। अब कुछ सीड्स ऐसे हैं जैसे कि जैंथियम, जिसको कॉकल बर बोलते हैं। इन सीड्स में हुक्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं। हुक्स या स्पाइंस मतलब कांटे हो सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें वो सीड अगर किसी को किसी सरफेस को छुआ तो उसके साथ में वो लटक जाएगा, हुक की तरह, कांटे की तरह स्टिक हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स एनिमल्स की फर पे, एनिमल्स की बॉडी पे, फर पे चिपक जाते हैं, और जहाँ जहाँ पे वो एनिमल मूव करेगा वहाँ पे वो सीड्स भी जाएंगे काफ़ी दूर तक। फिर नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। पी, जेरेनियम, गॉर्सपॉड, पॉपी और बेलसम, ये वो प्लांट हैं जिनके फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो ओपन होते हैं, बहुत तेजी से ओपन हो जाते हैं, और जैसे ये ओपन होते हैं उनके अंदर से सीड्स बाहर निकल जाते हैं और काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। तो प्लांट्स के अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के जरिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले तो हमने देखा कि प्लांट्स सीड्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट्स भी हैं जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे स्टेम, स्टेम के जरिए भी प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर दूसरा है लीव्स, लीव्स के वजह से भी रिप्रोडक्शन होता है कुछ प्लांट्स में। फिर है रूट्स, तो रूट्स के जरिए भी होता है, और एक और पार्ट है जिनके जरिए होता है, जिनको हम कहते हैं स्पोर्स, SPORES। अब एक एक करके इन हर एक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेम के जरिए। यहाँ पे क्या होता है, देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम में होते हैं बर्ड्स। अब ये बर्ड्स में से ही नए प्लांट बनते हैं। क्या मैंने कहा? कुछ स्टेम्स के, कुछ प्लांट्स के स्टेम्स में होते हैं बर्ड्स, और ये बर्ड्स में से ही नए प्लांट बनते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्लांट लिया और उस प्लांट का आपने स्टेम काट दिया, ठीक है, ये है प्लांट, इसके रूट्स हैं यहाँ पे, और आपने उस स्टेम को काट दिया, ठीक है, आपने स्टेम को काट दिया, और फिर वहां से उसी स्टेम को लेकर आप एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं। तो नए प्लांट के लिए आपने यहाँ पे मिट्टी डाली, खाद डाला, सब कुछ डाला, उसमें वो जो काटा हुआ स्टेम है वो आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो नया प्लांट कहाँ से बनता है? नया प्लांट्स बनता है बर्ड्स में से, BUDS, बर्ड्स। और ये बर्ड्स किस में होते हैं? ऐसे स्टेम्स में होते हैं। तो जिन स्टेम्स में बर्ड्स है, उन स्टेम्स को अगर आपने काटा और वहां से फिर एक नया प्लांट बन सकता है। ऐसा आपने कहाँ कहाँ पे देखा है? देखो, ऐसा होता है रोज में। अब अब आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कौन से प्लांट्स में ये पॉसिबल है। रोज है, फिर बोगनवेला है। बोगनवेला की स्पेलिंग देखिएगा ध्यान से,
BOUGAINVILLEA, बोगनवेला। और हिबिस्कस, हिबिस्कस, ठीक है। अब बच्चों अगर हम पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसे बीच बीच में आपको ब्लैक कलर का दिखता होगा। इसको हम बोलते हैं बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स। इसको भी हम बर्ड्स बोलते हैं। लेकिन पोटैटो के बर्ड्स का एक्चुअल में बोला जाता है आइज। दे आर कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो। और इन्हीं बर्ड्स में से एक नया प्लांट बनता है पोटैटो का। तो पोटैटो जो है वो असली में एक अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है वो? अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब एक ऐसा स्टेम जो ग्राउंड के नीचे बनता है। जैसे ये सॉइल है, तो यहाँ पे है पोटैटो, ठीक है। और ये है उसका अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ से है इसके रूट्स। ओके। तो पोटैटो के साथ में इस तरह से रूट्स होते हैं, और ऊपर से उसका प्लांट होता है, ये लीव्स वीव्स होते हैं। तो ये जो होता है बच्चों, वो होता है उसका स्टेम, जो ग्राउंड के अंडर होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ है ओनियन के लिए और जिंजर के लिए, ठीक है। ओनियन और जिंजर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स में से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब लीव्स में से एक नया प्लांट बनता है। देखो, अब अगर इस तरह की एक लीव है, ठीक है, ये मैं एक सिंपल लीफ बना रहा हूँ, और इसी लीफ में से एक नया प्लांट बनता है। ऐसा भाई कौन सा प्लांट है जिसके लीफ में से ऐसा होता है? तो आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा कि इस तरह से लीफ में से ये मोटी मोटी जो लीव्स होती हैं, उसके उसके बॉर्डर एरिया में इस तरह से मोटा मोटा कुछ ऐसा निकला होता है। इस तरह का आपने प्लांट देखा ही होगा आपके स्कूल में, या फिर आपके घर के आसपास में। इस प्लांट के लीफ में से ऐसा निकलता है, और यहीं से एक नया प्लांट बनता है। तो ये जो होता है वो होता है बड। अब ऐसा कौन से प्लांट में होता है? ऐसा होता है ब्रायोफाइलम में। देखो क्या नाम मैंने बोला बच्चों, ब्रायोफाइलम। BRYOPHYLLUM। तो ब्रायोफाइलम नाम का जो प्लांट है, उसके लीव्स में से ये जो इस तरह के बर्ड्स होते हैं, इसको बर्ड्स बोलते हैं। तो काफी मोटी ये लीव्स होती हैं वैसे भी, और इनके बर्ड्स में से ही एक नया प्लांट बनता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। तो क्या रूट्स में से रिप्रोडक्शन होता है? रूट्स में से क्या नए प्लांट बनते हैं? जी हाँ। देखो, दो प्लांट हैं ऐसे। स्वीट पोटैटो एक है, ठीक है, स्वीट पोटैटो होता है, और दूसरा है कैरेट। ये जो है ये खुद एक रूट होते हैं बच्चों। ये रूट होते हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। सो दे आर द काइंड ऑफ रूट्स दैट स्टोर फूड इन देम। तो जैसे कि आपने कैरेट देखा होगा, तो जो कैरेट होता है बच्चों, कैरेट खुद एक रूट है जो फूड को स्टोर करता है। तो उसके लीव्स ऐसे बाहर होते हैं, और यहाँ पे जो नीचे होता है वो होता है रूट। और इसी रूट को हम लोग खाते हैं, तो इसी इसी को कैरेट को हम खाते हैं। अगर इसी कैरेट को अगर आप काट के, ठीक है, यहाँ से मान लो आपने काट दिया, ठीक है, और उसको काट के आपने इतना सा काट दिया, ठीक है, उसको काट के आपने ग्राउंड में डाल दिया इस तरह से, और उसको पानी दिया आपने, तो यहाँ से आपको एक नया प्लांट देखने को मिल जाएगा कैरेट का। ओके। और इसके बारे में यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी है कि अगर आपको कैरेट का ऊपर का पोर्शन, जो ऊपर का हिस्सा है, उसको अगर आपने काट दिया, और उसको काट के आपने एक डिश के अंदर डाला, और वो डिश में पानी था, ठीक है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर नई लीव्स आपको नजर आएंगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको नई लीव्स नजर आएंगी, जो दिखाती है कि यहाँ से एक नया प्लांट बन रहा है कैरेट का। वैसे ही स्वीट पोटैटो का होता है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। तो बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे न तो उनके पास में फ्लावर्स होते हैं, ना ही उनके पास में सीड्स होते हैं। ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास में ना तो फ्लावर है ना तो सीड्स है। तो ये लोग बेचारे कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? इनके पास में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। SPORES। ये स्पोर्स क्या है? ये स्पोर्स हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जो उन प्लांट्स में होते हैं जहाँ पे
उनके पास में ना तो फ्लावर होता है ना तो सीड होता है, तो उनके पास में होता है स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है फर्न, FERN। तो फर्न जो प्लांट है, तो फर्न की जो लीफ होती है वहां से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, लीफ के अंडर साइड में अगर आप देखेंगे, मान लो कि ये है उस प्लांट की लीफ, ठीक है, ये खाली सपोज करिए ये उसकी लीफ है। अब उस लीफ के अंडरग्राउंड में नीचे की तरफ कुछ आपको डार्क कलर के मिलेंगे। ये डार्क इसको बनाता हूं मैं थोड़ा सा डार्क कलर। तो इसके अंडरग्राउंड में नीचे की तरफ, इस सीड के नीचे की तरफ आपको डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये हैं स्पोर्स। ठीक है, इन्हीं को स्पोर्स बोलते हैं। लेकिन इनको यहाँ पे अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं फर्न लीफ में, उसको बोलते हैं सॉरी, SORI। ये सॉरी वाला नहीं कि आई एम सॉरी, ये नहीं, ये है SORI, सॉरी। ये छोटे छोटे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्न लीफ के नीचे की तरफ होते हैं और इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, इन्हीं में बनते हैं स्पोर्स। तो क्या और कहीं पे स्पोर्स बनते हैं, और कहीं पे हमने स्पोर्स देखे बनते हुए? जी हाँ, और भी जगह है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, फंगी जो होता है ना, फंगी, वो फंगी ब्रेड के अंदर भी पैदा होते हैं। अब अगर ब्रेड है सिंपल, उस ब्रेड को, उस गीली ब्रेड को आप कुछ दिन तक रहने दीजिए, तो आपको ऐसा दिखेगा कि उसी उसी ब्रेड में वाइट वाइट थोड़े स्पॉट्स आपको नजर आने लगेंगे। वो है ब्रेड मोल्ड, उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, दैट इज कॉल्ड फंगी। एक टाइप की वो फंगी है। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, वो एक टाइप की फंगी है। और मशरूम, ठीक है, मशरूम, तो मशरूम्स में भी यही होता है, यहाँ पे भी स्पोर्स होते हैं इनके पास में। और फंगी में भी यहाँ पे जो होता है वो स्पोर्स ही होते हैं उसके, और इन्हीं स्पोर्स में से नए फंगी बनते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्स, और उनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, फंगी, मशरूम्स, फर्न लीफ। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास में ना तो फ्लावर्स थे ना तो सीड्स थे, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन करने का रास्ता चुना, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए बॉडी में जिसको बोलते हैं स्पोर्स, इनके जरिए नए प्लांट बन सके। तो बच्चों, अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो एक टाइमलाइन है, मतलब कि हमारी धरती पे लाखों करोड़ों साल पहले से कौन कौन से तरह के प्लांट्स आए, फिर बाद में कौन आया, फिर कौन आया, ऐसा। तो जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे जैसे मॉस, वो हमारे अर्थ पे फ्लावरिंग प्लांट से पहले आए। मतलब फ्लावरिंग प्लांट से पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट आए जिनको बोलते हैं मॉस। और इन्हीं के बीच में फर्न्स बने, फर्न्स, फर्न्स आए। तो ऐसे फर्न्स जो स्पोर प्रोड्यूस करते थे। तो 440 मिलियन ईयर्स अगो कौन से प्लांट थे? मॉसेस। फिर 430 मिलियन ईयर्स अगो लाइकोफाइट्स, क्लब मॉसेस या फिर स्पाइक मॉसेस, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर 319 मिलियन ईयर्स अगो, बच्चों 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 390 मिलियन ईयर्स अगो टेरोफाइट्स, जिनको हम बोलते हैं फर्न्स या फिर विस्क फर्न्स, इन्हीं फर्न्स में से स्पोर्स बने और स्पोर्स में से नए प्लांट बने। फिर 360 मिलियन ईयर्स अगो जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स होते हैं। फिर बाद में एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स इनको कहलाए। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लावर्स होते हैं इसलिए इनमें बोला एंजियोस्पर्म्स। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग चैप्टर में देखेंगे सेकंड पार्ट, जहां पे क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।